देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग अभी एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है। 2 या 3 क्लास में ये चीज़ ओवर हो जाएगी, ठीक है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो फिर वो उधर कर दूंगा, मतलब मैं यूट्यूब पे इस चीज़ को पुटअप कर दूंगा लाइव स्ट्रीमिंग करके, ऑब्वियसली, ठीक है। खैर, तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसके पहले तुम पढ़ो, तुम्हें बेसिक लाइंस वगैरह ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर तुम्हें एक सर्टेन इनइक्वालिटी दी हुई है, मान लेते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसे एटलीस्ट तुम्हें ग्राफ पेपर पर इसका एक रीजन बनेगा, किसी भी इनइक्वालिटी का एक रीजन बनता है, ठीक। तो वो रीजन बेसिकली तुम्हें प्लॉट करना आना चाहिए। बहुत बार इस रीजन को फिजिबल रीजन भी कहा जाता है। अगर लेट्स से तुम्हें ऐसा कुछ दिया जाए 2x+3, लेट्स से इस लाइन को प्लॉट करो, ठीक। अच्छा, लाइन तो प्लॉट हो गई। उसके बाद लेट्स से तुम्हें कुछ इस तरह की चीज़ दी जा रही है, 2x+3y इज़ लेस देन 0, या फिर सो ऑन सो फोर्थ, कोई भी इस तरह की कोई इनइक्वालिटी, ठीक है, अगर तुम्हें दी जाती है, तुम्हें उसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना आना चाहिए। उस चीज़ को थोड़ा सा तुम्हें हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा, उस चीज़ को सीख लो, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग अपना लीनियर प्रोग्रामिंग वाला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली तुम पढ़ोगे क्या, जैसे कभी भी तुम्हारे सामने किसी सर्टन फंक्शन को मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ करने की अगर समस्या आती है, उस चीज़ को तुम सॉल्व करने के लिए जो तरीका अपनाते हो लीनियर प्रोग्रामिंग रहती है। लीनियर इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में एक्चुअल में 2 ही वेरिएबल रहेंगे जिससे तुम डील करोगे। 2 वेरिएबल में तुम्हारे सामने एक लीनियर इक्वेशन लिखी रहेगी, उसे तुम्हें मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं, लेट्स से मैं टीवी भी बेचता हूं, और मान लेते हैं मैं लेट्स से कोई ईयरफोन बेचता हूँ। ईयरफोन पर मुझे प्रति ईयरफोन 25 रुपये का प्रॉफिट होता है, और लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे टीवी बेचने पर प्रति टीवी 4,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने एक्स ईयरफोन्स बेचे हैं, ठीक है। मान लेते हैं प्रॉफिट पर ईयरफोन तुम्हें ₹X का, और प्रॉफिट पर टीवी मान लेते हैं तुम्हें ₹1,000 का, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम किस तरह की रहेगी तुम्हारे सामने, वो हम कैसा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। लेट्स से अगर तुम्हें मैंने मान लेते हैं कि भाई मैंने एक्स ईयरफोन्स बेचे हैं, और लेट्स से मैंने वाई टीवीज़ बेचे हैं, तो मेरे पास जो प्रॉफिट का फंक्शन बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक। इस चीज़ को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ऑब्वियसली कोई भी अपना प्रॉफिट मिनिमाइज तो करना चाहेगा नहीं, ऐसा, ठीक। अब हो सकता है कुछ कंस्ट्रेंट्स हो इसमें तुम्हारे पास। कंस्ट्रेंट इन द सेंस कैसा कि कुछ लिमिटेशंस हो, जैसे मान लेते हैं टीवी की मैन्युफैक्चर में जो पार्ट्स वगैरह लगते हैं, या फिर ईयरफोन्स के मैन्युफैक्चर में जो पार्ट्स वगैरह लगते हैं, उस पर कुछ क्राइटेरिया हो कि मैं इतने पार्ट्स ही ऑब्टेन कर सकता हूँ, या फिर टीवी सेल करने के लिए मैं सर्टन टीवीज़ ही बेच सकता हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें तुम्हें सवाल में दी हुई रहेंगी। तो इन कंस्ट्रेंट्स को तुम इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में लिखोगे, ठीक। जैसे एक सादी सादी इनइक्वालिटी तो यहाँ पर ऑलरेडी जनरेट हो जाएगी। अगर तुम देखो नंबर ऑफ टीवीज़ को अगर तुमने y माना है, तो y कभी भी 0 या 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली x कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी टीवीज़ मेरे पास हैं वो मतलब नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, और जितने भी मेरे पास हैं वो सारे के सारे बिक रहे हैं, ठीक। तो इससे मैं एटलीस्ट ये 2 इनइक्वालिटीज़ तो बना ही सकता हूँ। ये 2 एक तरह से कंस्ट्रेंट्स हो गए मेरे पास। अब क्या है बेसिकली, जैसे अगर एक सवाल अगर मैं तुम्हें कंसिडर करके दिखाऊं, अच्छा ठीक है, चलो सवाल वर्बली सुन लो तुम। वर्बली इन द सेंस कि जो हम लोग अभी तक के जिस सवाल को कैसा बातचीत जिस पर कर रहे हैं, उसमें कैसा है तुम्हारे पास एक सर्टन चीज़ को तुम्हें मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना है, जो कि यहाँ पर इस केस में प्रॉफिट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स दी हुई रहेंगी सवाल में, ठीक है। अभी हमारा मेन पर्पस एक्चुअल में डायरेक्ट सवाल में कूद पड़ना नहीं है, पहले एटलीस्ट तुम्हें लाइंस वगैरह प्लॉट करनी आनी चाहिए, जो कि मतलब एक इंसान को आनी तो चाहिए। लाइंस वाला टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब उस पर ये वाली सारी चीज़ें बातचीत हो चुकी है। फिर भी मैं 5 मिनट 10 मिनट का एक रिकॉल करूँगा, ठीक है।
खैर, लेकिन किस पर्पस के लिए हम लोग वो बेसिक ग्राफ्स का रिवीजन कर रहे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो सवाल हमारे पास किस तरह का रहेगा, एक सर्टेन चीज़ को तुम्हें मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक। जैसे कि इस केस में प्रॉफिट को मुझे करना है, इसके साथ ही साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स उसमें दी हुई रहेंगी। अब कंस्ट्रेंट्स किस तरह की रहती है, क्या रहती है, वो सब कुछ सवाल वगैरह 2-3 सवाल हम लोग करके भी देखेंगे। बट कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिसे तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, उन लिमिटेशंस को तुम इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में लिखते हो। ये सुबह सुबह क्या चालू कर दिया इन लोगों ने। हद होती है यार। बाप रे, अभी आनी थी इस कचरा गाड़ी को। खैर, तो सुनते चलो, ट्राई करो कि बैकग्राउंड आवाज़ को कैसा इग्नोर कर सको, ठीक है। तो अभी लेट से अगर मेरे पास कोई एक समस्या है, समस्या किस तरह की कि भाई मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना है। लेट से मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कुछ मेरे पास एक फंक्शन होगा जो कि लीनियर होगा। यहाँ पर देखो एक्स और वाई के जो इंडेक्स हैं, जो पावर्स हैं, वो 1 में है, ठीक। अच्छा, उसे मुझे मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना होगा। एक तरह का कोई फंक्शन होगा जिसे मुझे मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना होगा। बाप रे, लाउड स्पीकर के तो खैर ये चला जाएगा, 1 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम तुम उठाओ, उसमें किसी ना किसी एक फंक्शन को तुम्हें मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना होगा। अब उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ उसने बंदिशें लगा रखी होगी, कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे होंगे। उन कंस्ट्रेंट्स को तुम्हें इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ठीक। सारा खेल किस चीज़ का है, तुम वेरिएबल्स किसे अज्यूम करते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कितने ईयरफोन्स बिक रहे हैं और कितने टीवीज़ बिक रहे हैं, इसको मैंने एक्स और वाई माना है। जहाँ पर तुम्हारे वेरिएबल्स सेट हो जाते हैं, ध्यान रखना सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। ये पूरे चैप्टर एक ही लाइन का है। अगर कोई मुझसे पूछे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में तुमने क्या सीखा, तो मैं सिर्फ उसे ये बताऊंगा कि वेरिएबल्स पिक करना सीखे, बस। बोला चैप्टर खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। अगर कभी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई अच्छा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आता है, 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, ध्यान रखना ये बात। इसमें 1 नंबर 2 नंबर वाले सवाल नहीं आ सकते। हाँ, अगर वो ज़्यादा ही चिंदीगिरी पे उतर है और बोल दिया कि इस रीजन को प्लॉट करके दिखाओ, तब तो तुम्हारे वारे न्यारे हो गए, ठीक है क्या, कि भाई रीजन प्लॉट करके दिखाना है बस, तो वो तो लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल ही नहीं है। पहली बात, लीनियर प्रोग्रामिंग में अच्छा खासा एक पैराग्राफ वाला सवाल रहेगा, बढ़िया से, अच्छे कंस्ट्रेंट्स वगैरह दिए रहेंगे तुम्हारे पास। और एक इंसान कैसा है, जैसे 10वीं में खुशी खुशी वो स्टैटिस्टिक्स के सवाल नहीं करता है, 4 नंबर वाले फ्री फोकट वाले, या फिर वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का सवाल रहता है तुम्हारे पास 10वीं में फ्री फोकट वाला। तो ये भी उसी तरह का फ्री फोकट का सवाल है। ये एकदम सेक्शन के एकदम आखिरी में तुमको मिलता है, 4 नंबर का ऑप्शनल में। और इसको एक इंसान जो नहीं करता वो बहुत बड़ा वाला चंपक लाल रहता है। मतलब ये फ्री के नंबर तुमको 4 के 1 मिल जाते हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, एक चीज़ बस, तुम्हें वेरिएबल्स पिक करने आने चाहिए। जैसे मैं तुम्हें अगर एक सवाल के थ्रू अगर इस चीज़ को बताऊं, उसके बाद फिर हम लोग लाइंस का डिस्कशन अपना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह। जैसे अगर कंस्ट्रेंट्स अगर तुम्हें लिखनी हुई इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में, तो ये तुम्हें ग्राफ में एटलीस्ट प्लॉट करते तो आना चाहिए ना। ग्राफिकली ही निकलेगा सारा सॉल्यूशन वगैरह भी जो तुम्हारा निकलेगा, ग्राफिकली निकलेगा, ठीक। बट ये वो वाले ग्राफ नहीं रहेंगे कि एज सच तुम्हें मतलब ग्राफ कॉपी की रिक्वायरमेंट हो, है ना, वो डब्बे डब्बे वाली उस ग्राफ कॉपी की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं होगा। इसमें तुम सादा अपनी लाइंस वगैरह खींच कर बढ़िया ऑन पेपर, इसको कैसा सादे पेपर पर इसको आसानी से इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। खैर, सवाल जैसे अगर मैं एक प्रॉपर अगर उठाऊं, रुको, तुम्हारी बुक से ही ले लेते हैं। एक सेकंड रुको, देखना दो कहाँ है तुम्हारी किताब। इसे तो यार मुझे फिर कॉपी वगैरह करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। खैर देखो, यहाँ पर जैसे एक सवाल मैं एक रैंडम उठा रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरर है, वो बाइसिकल प्रोड्यूस करता है और ट्राइसिकल भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। बाइसिकल 2 पहिया और ट्राइसिकल 3 पहिया, है ना। जो कि उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए
दो मशीन्स की सहायता लगती है। ठीक है, मैं सारा डेटा तुमको लिख दूंगा। इससे क्या है, जैसे एक सवाल अगर तुम एक हाइपोथेटिकल एक सवाल अगर मेरे साथ डिस्कस कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पूरे चैप्टर की थीम क्या है, पूरे चैप्टर में बेसिकली तुम करने क्या वाले हो। ठीक, अच्छा, इसको करने के लिए जो बेसिक तुम्हें लाइंस को प्लॉट करना आना चाहिए, बेसिक जो तुम्हें इनइक्वालिटीज से जो रीजन रिप्रेजेंट हो रहा हो वो प्लॉट करना आना चाहिए, वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो एक सवाल हम लोग हल करके देख लेते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, जो भी सवाल मैं बोल रहा हूँ उसका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं वैसे तुम्हें लिख कर बता दूंगा। ठीक है, इसमें किस तरह की चीज़ें होने वाली है वो देखो ज़रा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं एक मैन्युफैक्चरर है, वो कैसा बाइसिकल और ट्राइसिकल प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब उसमें वो कैसा मैन्युफैक्चरर क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, बाइसिकल प्रोड्यूस कर रहा है और ट्राइसिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, ये दोनों की ही प्रोडक्शन के लिए उसे दो मशीन्स की आवश्यकता है, ए और बी। ठीक है, जो मशीन ए है वो आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 120 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हो। देख रहे हो, पहला कंस्ट्रेंट आ गया तुम्हारे पास। इसका क्या है, मैक्सिमम 120 आवर्स। ठीक है, 120 घंटे के ऊपर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये किस ड्यूरेशन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। लेट से हम लोग एक मान लेते हैं कि भाई एक महीने के अंदर इसकी बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो उसमें एक लिमिटेशन क्या है तुम्हारे पास मशीन ए के ऊपर, कि आप उसको एक महीने के अंदर 120 घंटे से ऊपर नहीं चला सकते। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रेंट किस वजह से ये सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसने भाड़े पर ये मशीन उठाई हो किसी से, जिसमें एक लिमिटेशन उसने लगा दी हो कि 120 आवर्स का अपन इतना चार्ज करेंगे। तो वो कंस्ट्रेंट के पीछे का रीज़न जानने की तुम्हें नीड नहीं है। ठीक, जो कंस्ट्रेंट लिखा है उसको तुम्हें एल्जेब्रिकली ट्रांसलेट करना आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़। और ये तुम ट्रांसलेट तभी कर सकोगे जब तुम्हें वेरिएबल्स पिक करने का जो आर्ट है वो जब तुम 50-60 सवाल जब सॉल्व कर लोगे तब ये आर्ट तुम में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9वीं 10वीं में अगर तुम्हारे सामने लेट से कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसमें तुम कैसे एक्स और वाई पिक करते हो ना, कि किस चीज़ को एक्स लेना है किस चीज़ को वाई लेना है, ये पूरा चैप्टर इसी पर है। ठीक, और दो वेरिएबल वाले ही सवाल तुम एक्चुअल में इनकाउंटर करोगे, दो वेरिएबल से ही लाइन बनती है। ठीक है, एक्स और वाई उसी से लाइन बनती है। तो इसमें ये एक तुम्हें जैसे किसी सवाल को करने के पहले एक हैक तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हें पहले से पता है कि इसमें दो वेरिएबल तो इस्तेमाल लगेंगे ही लगेंगे, ये तो पक्की बात है, ये तुम्हें पहले से पता है। ये पहले से इन्फॉर्मेशन कैसा एलपीपी का ये तुम समझ लो कि एक ड्रॉबैक सा है। जैसे अगर उसमें वेरिएबल्स भी अपने को पिक करने रहते हैं ना तो ज़्यादा मजा आती कि भाई हो सकता है 3 वेरिएबल लग रहे हो सकता है 4 वेरिएबल लग रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास जितने भी सवाल आएंगे 12वीं में उसमें सब में 2 वेरिएबल्स ही इन्वॉल्व होंगे, ध्यान रखो। ठीक, तो आधा काम तो तुम्हारा यहीं आसान हो गया। अब उसमें तुम किस चीज़ को सवाल को पढ़ने के बाद किस चीज़ को तुम वेरिएबल्स पिक करते हो वो कई बार तो सवाल में ही दे दिया रहता है कि हमें कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर कितनी नंबर ऑफ ट्राई साइकिल्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी सो एज टू अचीव अवर टारगेट ऑफ प्रॉफिट इतना इतना जैसा जैसा। तो उसमें कई बार तो सवाल में ही लिखा हुआ रहता है कि भाई हमको क्या चाहिए, तो वो फिर बहुत ही लो कैटेगरी का सवाल है फिर। और इसी लो कैटेगरी के सवाल एक्चुअल में एग्जाम पेपर वगैरह में भी आने वाले हैं। उसमें वो तुम्हारे ऊपर छोड़ेगा ही नहीं कि वेरिएबल्स पिक करने का स्किल किसी को आता है या नहीं आता है, वो छोड़ेगा ही नहीं तुम्हारे ऊपर। मैक्सिमम केसेस में वो तुमको खुद ही दे देगा कि अच्छा तू ये वाला वेरिएबल पिक कर करके। अच्छा, खैर हम अपन अभी सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से मशीन ए को तुम मैक्सिमम 120 घंटे तक यूज़ कर सकते हो, मशीन बी को तुम मैक्सिमम 180 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। ठीक, ये सब जो बातें हम लोग कर रहे थे ना ऊपर, अभी ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, ये सारा कुछ जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैं एक सवाल एक प्रॉपर सवाल उठाकर तुम्हारे साथ एक एलपीपी की प्रॉब्लम डिस्कस करके अभी तुम्हारे सामने कुछ कंसेप्ट्स रखूंगा। तुम्हें इससे आगे के पूरे चैप्टर की थीम पता चल जाएगी। इस तरह के 100 सवाल हैं, 100 के 100 से भी ज़्यादा है। ये जो अभी अपन सवाल डिस्कस कर रहे हैं इसी तरह के 100 सवाल है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एक दिन का चैप्टर भी नहीं है। ठीक है, तो एक सवाल तुम जैसे ही हल कर लोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि बस अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो जितना भी सवाल हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार मैं तुरंत रिकॉल करवा दूँ। एक मैन्युफैक्चरर है, वो दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, बाइसिकल एंड ट्राइसिकल। अच्छा, उसे दो मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कौन कौन सी, ए और बी। नेमली मशीन ए मान लेते हैं मंथली अगर मैं आउटपुट की अगर बातचीत कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मशीन ए को 120 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मशीन बी को मैं 180 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। सवाल में आगे बढ़ते हैं। मशीन ए की ज़रूरत तुम्हें 6 घंटे के लिए पड़ती है। ठीक है, 6 घंटे के लिए पड़ती है
और मशीन बी की ज़रूरत तुम्हें 3 घंटे के लिए पड़ती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ ट्राईसाइकिल, ठीक है। अच्छा, इस डेटा को लिख लेते हैं। ट्राईसाइकिल मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे 6 घंटे लगते हैं मशीन ए के और 3 घंटे लगते हैं बी के, ठीक है। ये ट्राईसाइकिल मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने क्राइटेरिया बताया है। अच्छा, जो बाइसिकल है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे मशीन ए के 4 घंटे लगते हैं और 10 घंटे लगते हैं मशीन बी के। अच्छा, ठीक, डेटा मैंने चेक कर लिया है वापस अगेन, ठीक। अब वो बोल रहे हैं जो प्रॉफिट्स हैं वो है बाइसिकल पर 65 रुपये और ट्राइसिकल पर 45 रुपये। हमें एलपीपी फॉर्मुलेट करनी है टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। एलपीपी फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है? जो भी ये सारा तुम्हारे सामने स्क्रीन पर जो भी तुम्हें डाटा दिख रहा है, इस चीज़ को एक्सप्रेशंस की मदद से लिखना। एक्सप्रेशंस इन द सेंस कैसा? इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, इस फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हम लोग एक बार और समझ लें अच्छे से। जो डेटा दिया हुआ है, तुम्हारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, अगेन बाइसिकल मैन्युफैक्चर करना उसका काम है। बाइसिकल ट्राइसिकल बनाता है वो। अच्छा, बाइसिकल ट्राइसिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके पास 2 मशीनें हैं। दोनों मशीनें पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। किस तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं भाई? एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, ठीक है। बाइसिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए और ट्राइसिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं उसके पास। किस तरह के कंस्ट्रेंट्स? कि यार मैं मशीन ए को इनडेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो भाड़े की मशीन हो या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि भाई उसको अगर उससे ज़्यादा तुम यूज़ करोगे तो हो सकता है मशीन ही ख़राब हो जाए। ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है। खैर, तो उसके पास पहली जो लिमिटेशन है, जो पहली रुकावट है वो क्या है? जो पहला कंस्ट्रेंट है वो क्या है? वही 120 घंटे तक ही आप मैक्स टू मैक्स मशीन ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली 180 घंटे मशीन बी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला डेटा हुआ। दूसरा डेटा वो ये बोल रहा है, अगर मुझे एक बाइसिकल बनानी है तो मुझे 4 घंटे लगते हैं ए के और 10 घंटे लगते हैं बी के। सिमिलरली एक डाटा तुम्हारे पास ट्राइसिकल के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताया गया है एक डेटा प्रॉफिट के बारे में कि बाइसिकल अगर मैं बेचता हूँ, एक बाइसिकल पर प्रति बाइसिकल मुझे 65 रुपये का मुनाफा होता है। सिमिलरली 45 का होता है ऑन अ ट्राइसिकल। ट्राइसिकल पर कम है। इस चीज़ को तुम लिखोगे कैसे? एक्सप्रेशन वाइज। ये तो अभी अंग्रेजी भाषा में अगर तुम्हें लिखने बोला जाए तो नंबर्स का इस्तेमाल करके तुम बड़ी आसानी से लिख दोगे। वेरिएबल्स का यूज़ करके तुम इस चीज़ को कैसे लिखोगे? तो उसमें सारा खेल किस चीज़ का होता है? कभी भी किसी भी एलपीपी के प्रॉब्लम में सॉल्व करने से पहले अगर तुम्हारा ये डिसाइड हो गया कि किस चीज़ को तुम वेरिएबल अज्यूम कर रहे हो, वहाँ एलपीपी की प्रॉब्लम हो जाती है समाप्त। उसके बाद एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति की ज़रूरत है उस सवाल को गलत करने के लिए, समझे? जैसे अगर कुछ तुम नशा भांग करके लाइन गलत प्लॉट कर रहे हो, कुछ 4 को तुम 3 लिख रहे हो, इस तरह की चीज़, वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। एक बार जब तुम्हारा डिसाइड हो जाता है कि भाई किन वेरिएबल्स को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, वो वेरिएबल्स अज्यूम करने के बाद अगर उसके बाद कोई गलत कर बैठता है तो मतलब बहुत बहुत वो ज्ञानी इंसान है, बहुत ही मतलब उसके चरण स्पर्श करने चाहिए फिर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जाहिर सी बात है इसमें मुझे अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अच्छा, ये सारा सवाल क्या है? अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वी आर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, फॉर्मुलेट, हमें सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, फॉर्मुलेट एलपीपी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एलपीपी किस चीज़ को बोलते हैं? अगर रेस्ट्रिक्शंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज,
ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है देखो मेरे पास दिख रहा है, 120 घंटे, 180 घंटे। रेस्ट्रिक्शंस को अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता हूँ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में, लीनियर क्यों बोल रहे बोलो, जैसे जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, मान लेते जो टीवी और ईयरफोन वाले एग्जांपल में, उसमें देखो जो प्रॉफिट है मैंने लिखा है, देख पा रहे हो, एक लीनियर एक्सप्रेशन है ये। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब कितने वेरिएबल्स हैं उससे लीनियर या क्वाड्रेटिक डिसाइड नहीं होता। जो हाईएस्ट पावर होती है ना तुम्हारे पास, डिग्री 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 से होता है कि वो मोनोमियल है, सॉरी मोनोमियल, वो लीनियर है, किस तरह का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्यूबिक है, ठीक। उसमें जो हाईएस्ट पावर रहती है वो डिसाइड करती है, वेरिएबल्स चाहे जितने भी हों, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है इन टू वेरिएबल्स। लीनियर क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज किसी भी वेरिएबल का तुम देख लो हाईएस्ट पावर तुम्हारे पास 1 ही है, ठीक है। अगर 25x + 2 होता तो भी ये लीनियर रहता, क्योंकि हाईएस्ट पावर से डिसाइड किया जाता है ना, लोएस्ट से नहीं। 2 की तो पावर 0 हो गई, उसमें तो वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, तो उसकी पावर तो मतलब वेरिएबल पार्ट की तो 0 हो गई, तो उसमें इस बात का ध्यान, ये सब बहुत 8वीं 9वीं वाली बातें हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्या पता कहीं कोई अदना ऐसा बैठा हो बेचारा गरीब जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए तो LPP, फॉर्मुलेट LPP, इस वर्ड से तुम क्या समझते हो, LPP बनाइए, इसका मतलब क्या वो बोल रहा है। LPP का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब कभी भी जब किसी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उसे तुम प्रोग्रामिंग कह सकते हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग का डायरेक्ट सेंस तुम्हारे कंप्यूटर साइंस से आता है। उसमें प्रोग्रामिंग, कोडिंग करने का मतलब ही होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कोडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कीबोर्ड पर टपटपाना अपनी उंगलियों को, ठीक है, वो उसका मतलब ही नहीं होता है। एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो अच्छी खासी सैलरी ड्रॉ कर रहा हो सकता है कि वो डेस्कटॉप पर बैठे भी ना, ठीक है। तो उसमें कोड कोई भी लिख सकता है, उसमें लैंग्वेज मायने नहीं रखती, ध्यान रखना। कुछ लोग इस चीज़ को ऐसा भी लेते हैं, C++ सीख लो, पाइथन सीख लो, ये वो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा लैंग्वेज स्विच करना एक इंसान के लिए दुनिया का सबसे आसान काम है। हाँ, एक लैंग्वेज पर तुम्हारी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, वो जाहिर सी बात है, जब तुम पढ़ाई करोगे तो एक लैंग्वेज पर तो तुम कमांड बनाते हो। ये HTML वगैरह फर्जीवाड़ा है, ये सब क्या है, बस डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें हैं, उसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जो कोर कोडिंग की लैंग्वेजेस रहती है वो एक इंसान को एक भी अगर पता है, जो कि जाहिर सी बात है अपने इंडिया में तो C++ से ही सबका काम शुरू होता है, तो खैर उसमें अगर तुम्हें एक लैंग्वेज अगर पता है तो लैंग्वेज स्विच करना तुम्हारे लिए कोई ऐसे कठिन काम नहीं होगा। जहाँ मेन बुद्धि का प्रयोग होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, ठीक, तो LPP का मतलब कैसा रहेगा, फॉर्मुलेट LPP बोल रहा है, उसका मतलब क्या, वही लीनियर प्रोग्रामिंग। आप इसकी LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्मुलेट करो। LPP मतलब उसका मतलब ये है कि आप रेस्ट्रिक्शंस को मैथमेटिकली लिखो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अच्छा, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखना। और बहुत बार जो प्रॉफिट फंक्शन है, जैसे लास्ट वाले डिस्कशन में हम लोगों ने ये चीज़ बनाई थी कि भाई मान लेते हैं X ईयरफोन्स बेच रहा है और Y TVs बेच रहा है, तो उसमें एक प्रॉफिट फंक्शन हम लोगों के पास आ गया था, ठीक है, क्योंकि प्रति ईयरफोन प्रॉफिट और प्रति टीवी अपने को प्रॉफिट पता था, तो हम लोगों ने एक प्रॉफिट फंक्शन बना लिया था ना। मान लेते हैं उसने 2 TV बेचे तो उसको 2000 का फ़ायदा हुआ, उसने साथ ही साथ 3 ईयरफोन्स बेचे तो उसको 75 का फ़ायदा हुआ। तो इससे देखो X की वैल्यू 3 और Y की वैल्यू 2 में अगर जैसे तुम पुटअप करोगे 2075 तुम्हारे पास आ जाएगा। तो एक प्रॉफिट फंक्शन है ये, ठीक है ना। इस फंक्शन को तुम्हें मैक्सिमाइज़ करना होगा। कोई भी इंसान चाहेगा कि उसका मुनाफा बढ़े तो इसे मैक्सिमाइज़ करना होगा। इस फंक्शन को, जिस फंक्शन को तुम्हें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज़ करना रहता है, उस फंक्शन को तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हो, ठीक है। पूरे चैप्टर की थीम मेरे ख्याल में धीरे धीरे कम से कम 50-80% तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि क्या करना क्या है। इस तरह का बहुत सारा डेटा, जाहिर सी बात है, बड़े से पैराग्राफ में तुम्हारे पास दिया होगा, ठीक है, बड़े से पैराग्राफ में। वो जितना बड़ा पैराग्राफ है तुम समझ लो उतना तुम्हारा काम उसने आसान कर दिया है। जितना बड़ा वो रहेगा ना, एकदम वो आधी कहानी के जैसा कि एक थी सिंड्रेला और फिर उसकी फेरी गॉड मदर से फलाना धिमका, ये सब जितनी उसने बकवास की होगी तुम समझ लेना उतना तुम्हारा काम आसान हो गया, ठीक है। उस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर कुछ नहीं करना है, इस तरह से डेटा कैसा एक्सट्रैक्ट करो, इस डेटा को वेरिएबल्स की मदद से लिख कर दिखाओ, तुम्हारी LPP फॉर्मुलेट हो गई। अब वेरिएबल्स की मदद से जब लिखने जाओगे तो तुम्हें सवाल में बस एक ही जगह पर बुद्धि का प्रयोग करना है कि तुम किसको वेरिएबल चूज करते हो, ठीक है। तो किसको वेरिएबल तुम चूज करते हो, इस सवाल का जवाब तुम्हें कहां से मिलेगा कि भाई चाहता क्या है सवाल, तो चाहता क्या है वो मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को।
अब यहीं से तुमको पता चल जाएगा कि वेरिएबल्स किसको उठाने हैं। अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट का एक फंक्शन तो बनाऊंगा मैं। अब फंक्शन बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए बताओ? मेरे पास प्रति बाइसिकल प्रॉफिट है, तो क्या मैं कभी फंक्शन बना सकता हूं पूरे टोटल प्रॉफिट का? मेरे पास प्रति बाइसिकल और प्रति ट्राइसिकल प्रॉफिट है, क्या मैं कभी प्रॉफिट का फंक्शन बना सकता हूं अनलेस अनटिल मुझे पता ना हो कि कितनी साइकिल बेच रहा हूं और कितनी ट्राइसिकल बेच रहा हूं? क्या कभी प्रॉफिट का फंक्शन लिख सकता हूं क्या? तो यहीं से ये सबसे बड़ा क्लू रहेगा तुम्हारे पास। तुम देखना कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किस चीज की डिमांड की जा रही है। उसने जो सवाल पूछा है उस चीज को लिखने के लिए तुम्हें जिस वेरिएबल की जरूरत हो वहां तुम्हारा वेरिएबल सेट हो जाएगा। इस चीज से तुम 100 सवाल बना सकते हो। ध्यान रखना, किसी भी पूरे चैप्टर को अनलेस अनटिल तुम एक या दो लाइन में नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब वो चीज तुम्हें आती नहीं है। ठीक है, तो एलपीपी का कोई भी सवाल तुम उठाओ, कोई भी, उसमें जो चीज हमसे डिमांड की जा रही है उस चीज को लिखने के लिए तुम्हें वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी ही होगी। जैसे अनलेस एंड अनटिल मुझे ये ना पता हो कि मैं कितनी बाइसिकल बेच रहा हूं और कितनी ट्राइसिकल बेच रहा हूं, मैं कभी भी टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकता। मुझे प्रॉफिट को ही मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है, जैसा कि यहां पर सवाल में लिखा हुआ है। क्लियर है बात? तो जहां तुम्हारा ये डिसाइड हो गया कि किस चीज़ को तुम वेरिएबल अज्यूम कर रहे हो, और ये बात भी ध्यान में रखना 12वीं में 2 वेरिएबल वाले ही सवाल आएंगे तुम्हारे पास। बिना 2 वेरिएबल के वो मतलब 3 वेरिएबल पे कभी नहीं जा सकता, नेवर, नॉट पॉसिबल। ठीक है और एक वेरिएबल वाला कोई सवाल तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। वो एक वेरिएबल में सवाल ही नहीं बनेगा। ठीक है, सोच के देखना क्यों एक वेरिएबल में सवाल ही नहीं बनेगा ठीक है, उसमें तुम लाइन ही प्लॉट नहीं कर पाओगे ना एक वेरिएबल में। एक टेढ़ी लाइन तो चाहिए तुमको फिजिबल रीजन के लिए। ठीक है, टेढ़ी लाइन चाहिए ना, टेढ़ी लाइन के लिए 2 वेरिएबल लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, टेढ़ी लाइन मतलब ये इस तरह की इंक्लाइंड लाइन तुमको लगेगी ही लगेगी, समझे? तो इंक्लाइंड लाइन के लिए तुमको 2 वेरिएबल लगेंगे ही लगेंगे। सब वो अगर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइप की लाइन रही तो वो वर्टिकल लाइन्स रहेगी या तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स रहेंगी। तो उससे भी रीजन वैसे बनाया जा सकता है, लेकिन रीजन तुम एक वेरिएबल से बना ही नहीं पाओगे ना। जैसे अगर इस टाइप का अगर तुमने किया भी हरकत ऐसे कुछ, ठीक है, तो उससे कोई सवाल फॉर्मुलेट वगैरह नहीं हो पाएगा, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो अगर सवाल फॉर्मुलेट हुआ भी तो वो सवाल फॉर्मुलेट हो सकता है, लेकिन वो फिर दुनिया का सबसे टुच्चा सवाल फिर फॉर्मुलेट होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो एक वेरिएबल वाली चीज़ नहीं आ सकती तुम्हारे सामने, मान के चलो 3 वेरिएबल तो दे ही नहीं सकता, वो तो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो बचता क्या तुम्हारे पास? 2 वेरिएबल ही अज्यूम करके तुम लिखित ले लो। एलपीपी का सवाल आएगा एग्जाम में, इस बात में कोई दो मत नहीं है। जैसे एग्जाम होगा, किसी को ऐसा तो नहीं लगता एग्जाम ही नहीं होगा, वो ऑनलाइन टाइप का पहले जैसे नंबर बढ़ गए थे वैसे ही नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसी प्रकार एग्जाम होगा, उसी प्रकार उसमें एलपीपी का सवाल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एलपीपी का सवाल जब होगा तो उसमें 2 वेरिएबल अज्यूम करने पड़ेंगे तुमको, इसमें भी कोई शंका की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर एलपीपी का सवाल होगा और वो करना ही करना है तुम्हें, क्योंकि ये लड्डू वाले सवाल रहते हैं 1 नंबर के, इसके ऑप्शन में तुम्हारे पास एक खतरनाक सा इंटीग्रल होगा, तब तुम इंटीग्रल सॉल्व करोगे या एलपीपी का सवाल सॉल्व करोगे? तो जाहिर सी बात है मैं एलपीपी उठाऊंगा, क्योंकि उसमें मस्त लड्डू सा मेरे को कुछ नहीं करना है, प्रोसीजरल पूरा काम है। अभी जैसे मीन मोड मीडियन का जैसे तुमको सवाल था, तो प्रोसीजरल काम रहता है ना वो, उसमें बस सिंपली टेबल बनाओ, अपना फॉर्मूला ठूसो और बस उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो आ जाता है आंसर घपचक घपचक एकदम मस्त। तो ये प्रोसीजरल वाला काम है और एकदम सबसे झंडू काम है ये, बता रहा हूँ मैं। तो ये 4 नंबर का सवाल आएगा, ध्यान रखना। 2 वेरिएबल्स तुम्हें उठाने ही पड़ेंगे और उसके बाद उसमें लाइंस प्लॉट करके उसको सही सॉल्यूशन तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। तो खैर अभी लाइंस वगैरह पहले प्लॉट करना सीख लें, उसके बाद फिर मैं तुम्हें रीजन वगैरह के साथ चीज़ें बता दूंगा। बट ये बस तुम समझ लो कि चैप्टर खत्म हो चुका है। जैसे ही इस सवाल का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, इस चैप्टर में ऐसा और कुछ फिर बचेगा नहीं, फिर बाकी वो रंग रोगन वाला काम है, फिर ऊपर से फैंसी काम है बस। ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, जैसे ही तुम्हारा ये डिसाइड हो गया कि तुम किस वेरिएबल को पिक कर रहे हो, तुम्हारे वेरिएबल्स क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले अपने वेरिएबल्स? लेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स ही मैन्युफैक्चर्स बी एक्स। समझे? ये मान लेते हैं नंबर ऑफ बाइसिकल्स अपने पास है एक्स, और ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स अपने पास है वाई। बस हो गया अपना काम खत्म। तो अब तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना आ जाता है, देखो इन दोनों वेरिएबल्स की मदद से तुम प्रॉफिट कैसे लिखोगे? 65x प्लस 45y। ठीक है बात? यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब
जिस भी फंक्शन को तुम्हें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसको तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हो, ठीक है। अब मैक्सिमाइजेशन तो इस प्रॉफिट का करना है सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस है बोलो? जितनी भी कंडीशंस हैं दनादन लिखना शुरू करो। सबसे पहली चीज़ तो ये तुम लिख डालो कि भाई x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, y हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा। इससे तुम्हें सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उसने मतलब जो मेरा सॉल्यूशन रहे वो बेसिकली उस चीज़ के लिए भी वैलिड रहेगा अगर उसने कोई बाइसिकल नहीं बेची, कोई ट्राइसिकल नहीं बेची। तो उसके लिए कैसा है, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन कर रहा हूँ, है ना, इस्तेमाल, बजाय इसके कि मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का प्रयोग करूँ। तो सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ बाइसिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक। नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इतना तो पक्का है, ठीक। 0 हो सकता है, मतलब मेरा जो सॉल्यूशन आएगा अंत में वो इस चीज़ को भी कैटर करेगा कि अगर उसने कोई बाइसिकल बेची ही नहीं, कोई ट्राइसिकल बेची ही नहीं, तो उसमें उसका प्रॉफिट 0 हो जाएगा, या फिर जो भी उसमें मेरे आंसर से, जो भी मेरे सॉल्यूशन से आएगा उसमें वो 0 वाली चीज़ भी इनकॉर्पोरेटेड रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो सबसे पहली 2 कंस्ट्रेंट्स तो तुम्हारे पास ये बन जाती है, पहला दूसरा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो अपने पास एक और डेटा है, क्या, कि भाई बाइसिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना तुम्हें टाइम लगता है। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, मशीन ए और मशीन बी, 2 मशीनों का ही प्रयोग हो रहा है, कोई तीसरी मशीन तो है नहीं। तो 2 मशीनों का प्रयोग जहाँ ख़त्म हो गया वहाँ तुम्हारी बाइसिकल बन जाएगी। तो ए का तुम कितना इस्तेमाल कर रहे हो? अगर तुम एक बाइसिकल मैन्युफैक्चर करते हो, मान लेते हैं 1 महीने का ड्यूरेशन चल रहा है, वैसे उसको ये टाइम लिमिट वगैरह बतानी चाहिए थी कि कितने टाइम के लिए हम लोग 120 घंटे वाली चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ए का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है जब तुम मशीन ए को इस्तेमाल कर सकते हो? 120 घंटे है ना। तो इस चीज़ को उसको बताना चाहिए था कम से कम कि भाई कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये चीज़ चल रही है। ऐसा थोड़ी कि पूरे जीवन काल में मतलब मशीन एक खाली 120 घंटे ही चलेगी। तो खैर अब जो भी बोले, अपन ऐसा मान लेते हैं कि मंथली आउटपुट की अपन बातचीत कर रहे हैं, मंथली प्रॉफिट्स की अपन बातचीत कर रहे हैं, ऐसा अपन अपनी सुविधा के लिए जूम कर लेते हैं। खैर, तो मंथली मशीन ए कितनी चल रही है? एक बाइसिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन ए का प्रयोग 4 घंटे के लिए होता है। यहाँ लिखा है डेटा, जो मेरे सामने लिखा है वही बता रहा हूँ, और तुम्हारी स्क्रीन के सामने भी तुमको भी दिखाई दे रहा है। बाइसिकल मैन्युफैक्चर करनी है तो मशीन ए को मेरे को कितनी देर यूज़ करना पड़ेगा? 4 घंटे एक बाइसिकल के लिए। और वहीं मशीन बी का कितनी देर इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक बाइसिकल के लिए 10 घंटे। तो एक बात बताओ मेरे को, एक बाइसिकल को अगर मान लेते मैं एक्स बाइसिकल्स अगर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, एक्स बाइसिकल्स, तो ए के कितने आवर्स यूज़ हुए? 4x। ए के कितने आवर्स यूज होंगे भाई? एक बाइसिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं ए के। तो अगर मैं एक्स बाइसिकल मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मेरे को 4x आवर्स लगे, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे को बताओ, अगर मशीन ए अगर बाइसिकल ए, एक बाइसिकल अगर मैन्युफैक्चर हुई है तो उसमें मशीन बी के 10 घंटे लगे हैं। तो अगर एक्स बाइसिकल्स अगर मैन्युफैक्चर हुई हैं तो उसमें मशीन बी के जाहिर सी बात है 10x आवर्स लगे होंगे। सिमिलरली ट्राइसिकल्स मेरे पास कितनी मैन्युफैक्चर हुई है? y। तो इसका मतलब 6y आवर्स ऑफ ए और 3y आवर्स ऑफ बी, इतना लगा होगा। मंथली प्रोडक्शन में जो ए का तुम्हारी खपत हुई है, कितने घंटों के लिए खपत हुई है ए की, कितने देर ए चली है मशीन? 6y आवर्स। और बी कितना चला है ट्राइसिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए? 3y आवर्स, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ तक किसी को कुछ बोलना है क्या? ये जो चीज़ें मैंने लिखी है, ये 4x, 10x, 6y, 3y, इन चीज़ों को लेकर किसी को कुछ बातचीत करनी है क्या? ठीक है, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? ऐसा सन्नाटा है। हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो थोड़े मज़े लिए जाए फिर। 1 मिनट, कृतिका, चलो इसी को पकड़ो पहले। हाँ, मेरे को एक बात बता, ये क्या लिखा हुआ है? 10x क्या है? बाइसिकल को 10 आवर्स लग रहे, बाइसिकल को मशीन बी के लिए 10 आवर्स लग रहे हैं। हाँ, कितनी बाइसिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए? कितनी बाइसिकल को 10 आवर्स लग रहे हैं? एक्स बाइसिकल नहीं, एक्स बाइसिकल्स को 10 आवर्स थोड़ी लग रहे हैं।
एक बाइसिकल। एक बाइसिकल को 10 आवर्स लग रहे हैं। नहीं तो वो 10x क्या लिखा हुआ है? एक्स बाइसिकल्स को लग रहे हैं ठीक 10 है। आवर्स। कौन सी मशीन के? बी मशीन के। हाँ, तो x बाइसिकल्स को कितना टाइम लग रहा है बी मशीन का? 10 आवर्स। नहीं, 10x आवर्स। 10x आवर्स। ठीक है। अच्छा श्रेयन, ये 6y क्या लिखा हुआ है? एक ट्राइसिकल को मशीन ए से 6 आवर्स लग रहा है, तो वाई बाइसिकल को 6y आवर्स लग ट्राइसिकल पे। रहा है। बाई ट्राइसिकल से ठीक है। हाँ, लास्ट वाली लाइन फिर से बोलो। तो फिर वाई ट्राइसिकल्स को 6y आवर्स लग रहा है। ठीक है। अच्छा हाँ, आचल आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है। मेरे को एक बात बता, अभी मान लेते हैं अज्यूम कर कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और तू मेरी अकाउंटेंट है, तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि ज़रा बताना, अगर एक्स बाइसिकल्स और वाई ट्राइसिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन ए का मेरा कितना यूसेज हो रहा है, कितने घंटों के लिए यूसेज हो रहा है टोटल? सब्जी साड़ी। अच्छा, सवाल हिंदी में सुनना है या इंग्लिश में सुनना है? हिंदी चलेगी ना? सर आप। हाँ चलेगा, चलो बढ़िया। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, तुम अकाउंटेंट हो मेरे, क्लियर है? ओके। हाँ, यस सर। मैं तुमसे कुछ डेटा मांग रहा हूँ कि ये डेटा मेरे को चाहिए। कौन सा डेटा मांग रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे एक महीने में, मान लेते हैं मंथली प्रोडक्शन की अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मेरा एक महीने में मशीन ए का कितना प्रयोग हो रहा है बाइसिकल ए के लिए, बाइसिकल के लिए। बाइसिकल के लिए मशीन ए का कितनी देर के लिए यूज़ हो रहा है, अगर मैं एक्स बाइसिकल्स प्रोड्यूस करता हूँ और वाई ट्राइसिकल्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो मशीन ए का कितना इस्तेमाल हो रहा है? 120 आवर्स लग रहे हैं। नहीं, 120 आवर्स तो 120 आवर्स के लिए। नहीं, 120 आवर्स तो तुम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो मशीन ए को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एक्स बाइसिकल्स प्रोड्यूस करता हूँ और वाई ट्राइसिकल्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो मशीन ए का मैं कितनी देर के लिए इस्तेमाल करूँगा? सर 4x आवर्स ऑफ ए। सिर्फ बाइसिकल थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, ट्राइसिकल भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना। तो मशीन ए का कितनी देर के लिए कितनी देर के लिए मैंने इस्तेमाल किया मशीन ए का? बाइसिकल में कितनी देर किया? दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए। बाइसिकल नहीं, 4 आवर्स के लिए तो एक बाइसिकल के लिए किया ना। हाँ, तो मैं एक्स बाइसिकल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मशीन ए का प्रयोग बाइसिकल्स में टोटल कितना हुआ? अरे, मशीन ए का प्रयोग बाइसिकल्स के लिए कितनी देर के लिए हो रहा है? मशीन ए का प्रयोग बाइसिकल। हाँ, सर एक बाइसिकल के लिए ना। एक के लिए नहीं, एक्स बाइसिकल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो 4x आवर्स ऑफ ए। ठीक, हाँ 4x आवर्स। ट्राइसिकल के लिए कितनी देर के लिए यूज हो रहा है मशीन ए? 6x आवर्स ऑफ ए। नहीं 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 नहीं, ट्राइसिकल्स में एक्स थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ट्राइसिकल्स में वाई प्रोड्यूस कर रहा हूँ। यस सर, 6y आवर्स ऑफ ए। ठीक है। अब मेरे को टोटल करके बता कि टोटल मशीन ए कितनी देर के लिए यूज हो रही है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स बाइसिकल्स एंड वाई ट्राइसिकल्स? 4x प्लस 6y। ठीक है। अच्छा गुंजाली, आवाज सुनाई दे रही है? अरे यार, ये तो कोमा में चली गई। अच्छा, और कौन है? 3 अदर्स। स्पर्श बाबू, सुन पा रहे हो क्या? हाँ सर। चलो बढ़िया। अब मेरे को बताओ, मशीन बी का प्रयोग कितनी देर के लिए हो रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स बाइसिकल्स एंड वाई ट्राइसिकल्स? 10x + 3y। ठीक है। जो अभी अभी स्पर्श ने कहा या जो अभी अभी लास्ट लाइन में आंचल ने कहा, क्या उसमें किसी को कोई डाउट है क्या, या कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो बोले।
क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो उन दोनों ने कहा उसको मैं तुम्हें समराइज़ कर देता हूँ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मशीन ए का प्रयोग मेरी कंपनी में 4x प्लस 6y आवर्स के लिए हो रहा है, और मशीन बी का प्रयोग मेरी कंपनी में 10x प्लस 3y आवर्स के लिए हो रहा है, क्योंकि मेरी कंपनी में x बाइसिकल्स बन रही हैं और y ट्राइसिकल्स बन रही। क्लियर है? अच्छा, अभी नहीं, आंसर तो तुम ही लोगों में से आया है, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी तक के जो डिस्कशन हुआ है, अगर 2 लोगों को समझा है तो बाकियों को भी समझा है, और अगर किसी को नहीं समझा है तो कुछ बोले। मैं ये कह रहा हूँ फिर से, x बाइसिकल्स और y ट्राइसिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए का प्रयोग 4x प्लस 6y आवर्स के लिए हो रहा है, और मशीन बी का प्रयोग 10x प्लस 3y आवर्स के लिए हो रहा है। इसमें यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। ठीक है, क्या मशीन ए का प्रयोग मैं इंडेफिनेटली कर सकता हूँ क्या? ये जो 4x प्लस 6y है, इसकी क्या कोई लिमिटेशन है क्या? जैसे अगर वो नंबर 150 आ गया तो चलेगा क्या? 4x प्लस 6y अगर 150 आ गया तो चलेगा क्या? गौरव, इस साल जरूर नाश्ता कर रहा होगा। अबे यार, कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसा है कि हम तो कुछ बोल। अच्छा, आयुषी, आयुषी भी है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। आयुषी, आवाज़ आ रही है मेरी? ले, ये लोग तो रूठ के बैठे हैं यार, लग रहा है। अच्छा, और कौन है? प्रियांशु, प्रियांशु सुन पा रहा है मेरे को? हाँ सर। हाँ, 4x प्लस 6y ये रिप्रेजेंट करता है कि मशीन ए का प्रयोग मैंने कितनी देर के लिए किया है, फॉर, है ना, बाइसिकल एंड ट्राइसिकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 4x प्लस 6y। 4x प्लस 6y अगर 150 आ जाता है तो क्या दिक्कत होगी? मशीन चली गई नहीं उतनी देर, मैक्सिमम उसका 120 आवर्स ही दिया है। ठीक है, लिमिटेशन। ठीक है। इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? अगर मुझे एक्सप्रेशंस की मदद से, इनइक्वालिटीज़ की मदद से इस चीज़ को लिख कर दिखाना है, तो मैं इस चीज़ को लिखूँगा कैसे? लिमिटेशन, है ना, कैसे लिखूंगा उसको? 4x प्लस 6y लेस देन 120 आवर्स। ठीक, लेस देन इक्वल टू 120 घंटे तो चल सकती है ना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लिमिटेशन है मेरे पास बी के लिए भी, और बी की लिमिटेशन मैं कैसे लिखूंगा? बी कितनी देर के लिए प्रयोग हो रहा है? बी प्रयोग हो रहा है 10x प्लस 3y आवर्स के लिए। तो लिमिटेशन इसकी कैसी बनेगी, बोलो फटाफट। 10x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 180 आवर्स। 180। ठीक है, मेरे पास 2 कंस्ट्रेंट्स और आ गए। ठीक, ये जो तुमने लिखा है ना, ये 1 2 3 4, इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। सर, हाँ बोल। 1-2 में एक और होगा। क्या 1 2 में? मतलब 1-2 में और एक और कंस्ट्रेंट होगा। अच्छा, और एक कंस्ट्रेंट होगा क्या? कि मैं काम पर गया कि नहीं गया? नहीं, हाँ तो फिर वो पॉइंट भी आ सकता है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसमें डालना पड़ेगा। अरे सार, क्या बात कही है यार, क्या बात कही है। अबे, तो जो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जो तुम डालोगे वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना? जो मैंने लिखा है वो गलत तो नहीं है ना? तो x मतलब नंबर ऑफ साइकिल, ना तो 4.5 साइकिल, क्या मतलब हुआ? देखो, एक्स और वाई तुम्हारे पास जब तुम या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर पॉजिटिव अगर इंटीजर बोलना। अगर तुम्हारे पास लेट से एक्स और वाई बेसिकली इंटीजर्स रहेंगे, ये चीज़ का ध्यान अगर मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ, ठीक है, उसको अगर मैं एक्सप्रेशन में अगर पुटअप करूँ कि भाई मैथमेटिकली अगर उस चीज़ को लिखकर अगर मैं कोशिश करूँगा तो उसको लिखेगा कैसे तू? वो चीज़ मुझे एक्चुअल में अपने सेंस पर, अपने साइड पर कैसा ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई एक्स और वाई इंटीजर्स रहने चाहिए तुम्हारे पास, बेसिकली नेचुरल नंबर्स रहने चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, तो
उससे कहीं भी सवाल की कैसा करेक्टनेस पे असर नहीं पड़ रहा है अगर इस चीज़ का मैं खुद सेल्फ कॉन्शियसली ध्यान रखूं कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स अगर मैं पिक कर रहा हूं तो ठीक है, क्योंकि जो वो नंबर्स हैं बस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, जो लिखा हुआ है वो तो गलत नहीं है ना। एक्स और वाई अगर मेरे पास लेट से अगर मैं कभी अगर इन फ्यूचर जो मेरे पास सेट निकला सॉल्यूशन सेट, उसमें मैं अगर इस चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ कि भाई वो जो नंबर्स हैं वो कैसा नेचुरल नंबर्स हैं, तो फिर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जैसे मैथमेटिकल फंक्शन अगर तुम्हें ये चीज़ दे रहा है कि भाई जो बेसिकली तुम्हारे पास सॉल्यूशन आएगा भी वो कभी भी तुम्हारे पास पॉइंट्स में नहीं हो सकता। ठीक है, पॉइंट्स में डेसिमल में नहीं आना चाहिए वो, ये इस बात का ध्यान तुम्हें खुद अपने साइड से कैसा रखना पड़ेगा। जब हम लोग लेट्स से कुछ अच्छा ठीक है, अगर मान लेते तुम्हारे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन आ रहा हो जिसमें एक्स और वाई कैसा डेसिमल में हो, फिर कि भाई इतनी साइकिल बेचने पर और इतना ट्राइसिकल बेचने पर, फिर कैसा। अभी तो खैर वैसे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ आ रही हो कि भाई प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एक्स और वाई कुछ डेसिमल नंबर्स आ गए, एक्स मान लेते कुछ आ गया 3.5 आ गया, वाई लेट से कुछ आ गया 5, 5.5 ऐसा कुछ डेसिमल कुछ आ गया, और 5.5 ही जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है डेसिमल नंबर्स कुछ आ रहे हैं, फिर क्या। बाइसिकल का कंस्ट्रक्शन आधा रुक गया फिर। नहीं वो आधी बाइसिकल लेकिन तू किसी को बेचेगा नहीं ना। जैसे 3.5 बाइसिकल को किसी को कैसे बेचेगा कि सीट वीट बाहर से लगवा लेना, सीट और चेन ऐसा तो किसी को बेचेगा नहीं कि फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, टायर है ना, आप कैसा टायर और वो जो है उसका, ठीक है क्या, टायर सीट हैंडल ये सब बाहर से लगवा लेना, फ्रेमवर्क में बना के दे रहा हूँ, ऐसा तुम बेचोगे नहीं ना किसी को। तो ये आगे के लिए एक सवाल है, लेट्स से अगर तुम्हारे पास तुम सॉल्व कर रहे हो और पहले तो फिलहाल अभी अपना ये पर्पस सॉल्व करना नहीं है, अपना पर्पस है सवाल को क्रिएट करना एक्सप्रेशंस के ज़रिए। ठीक है, तो सवाल अपना कैसे क्रिएट तो हो गया है, उसके आगे की हम लोग बातचीत करें सवाल किस तरह से क्रिएट हो गया, पहले उस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। जो तुम्हारे पास तुमने जिस तरह से ये कंस्ट्रेंट्स लिखे, ये एक्चुअल में कहता है फॉर्मूला, ये एक्चुअल में है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ठीक है, ये है बेसिकली तुम्हारा फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ठीक, अच्छा अभी इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, तो उसमें कैसा रहता है, जैसे जब तुम इन इनइक्वालिटीज़ को, जैसे ही तुम इन इनइक्वालिटीज़ का रीजन जब तुम प्लॉट करोगे तो उसके बाद एक तुम्हारे पास एक सर्टन फिजिबल रीजन आ जाएगा जिसमें जैसे लेट्स से जो इन सारी कंडीशंस को कैसा सेटिस्फाई कर रहा होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ लेट्स से ये वो रीजन आ गया तुम्हारे पास, ऐसा कुछ। मतलब इसमें अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं उठाता हूँ ना तो उसमें कुछ एक्स रहेगा कुछ वाई रहेगा, भाई ये चीज़ कैसी रहेगी, कुछ ना कुछ एक्स रहेगा उसका, कुछ ना कुछ वाई रहेगा, ऐसा ये बोल रहा हूँ मैं। तो वो जो भी एक्स और वाई रहेंगे क्योंकि वो फिजिबल रीजन में आ रहे हैं, ठीक, इसीलिए वो इन सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा। ठीक, तो वो मेरे एक सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हो सकता है, भाई बिल्कुल मेरे सॉल्यूशन सेट का तो वो हिस्सा है। अब जहां तक बात आएगी मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करने की, समझे, तब उसको तुम कैसे करोगे वो एक अलग मुद्दा है, उसके लिए कैसा हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो अभी का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को तुम मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज कैसे करोगे, जैसे मेरे पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स यहाँ भी आएगा, समझे क्या, ये भी कैसा तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स की और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ऐसे तुम यहाँ पर देख सकते हो ना, ग्राफ की अगर मैं बातचीत ना करूँ तो बहुत सारे ऐसे एक्स और वाई होंगे जो कि इन चारों की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तुम कौन से एक्स और वाई उठाओगे, एक्स और वाई बोलने से मेरा मतलब है नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड एंड नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड रेस्पेक्टिवली। तुम कौन से एक्स और वाई उठाओगे, तो तुम्हें ऐसा एक्स और वाई उठाना है सच दैट मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आए, कोई दूसरा इंसान आके
कोई दूसरा सेट ऑफ एक्स और वाई ना ला सके जिसमें कि वो बताए कि भाई इससे देख तेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा। ठीक है, ये चीज़ रियल लाइफ इसका एप्लीकेशन खूब खूब है। ठीक है, चाहे तुम स्टॉक मार्केट की बात करो, चाहे तुम जैसे अभी हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, चाहे जैसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे सामने वो खाने को लेकर भी आते हैं कि फूड 1 में इतना विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल इतना इतना है, ऐसा फूड 2 में इतना इतना है, तो उसके हिसाब से मेरे को इतना तो मिनिमम कैलोरी चाहिए ही चाहिए, ऐसा इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस को मैं मिनिमाइज़ करना चाहूँगा तो इसका एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टेशन में भी है। ठीक, जाहिर सी बात है अपने रिटर्न्स को मैं मैक्सिमाइज़ करना चाहूँगा तो इसका एप्लीकेशन तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी है, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफ़ी है। और ये चीज़ एक्चुअल में डेवलप हुई थी एक्चुअल में तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। लीनियर प्रोग्रामिंग जो LPP है उसका काफ़ी अच्छा खासा एक्चुअल में प्रयोग हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। खैर उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे। अभी अगर हमारे सामने एक समस्या आती है, मान लेते हैं एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि सर अगर इसमें मैं कोई ऐसा पॉइंट चूज़ कर लूँ जो लेट से है कुछ 3.5 कॉमा मान लेते हैं ऐसा है कुछ 4 ऐसा, तो क्या ये मेरे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा क्या? ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा क्या? अबे नंबर ऑफ बाइसिकल्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना। ठीक है भाई, अगर तुम ये कहोगे कि 3.5, 4 ये एक पॉइंट उठा लेते हैं तो ये चीज़ चलेगी नहीं। अच्छा, तो इस चीज़ को अभी मैं इस तरह से इसका क्लोजर करता हूँ कि जब मेरे पास वो रीजन आ जाएगा, फिजिबल रीजन जब आ जाएगा, फिजिबल रीजन बोले तो क्या कि भाई उस रीजन में अगर तुम कोई भी पॉइंट उठाओगे तो वो चारों के चारों कंस्ट्रेंट्स को तो सेटिस्फाई करेगा, ये पक्की बात है। ये जैसे 4 यहाँ पर अभी बन रहे हैं, हो सकता है आने वाले सवालों में तुम्हारे पास 4, 5, 6 भी कुछ कंस्ट्रेंट्स बने तो वो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ये पक्की बात है। अच्छा, अभी उन पॉइंट्स में से मुझे एक ऐसा पॉइंट चूज़ करना है, ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू चूज़ करनी है सच दैट मेरा प्रॉफिट जो रहे वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, मेरा प्रॉफिट जो रहे वो मैक्सिमम रहे। ठीक, अच्छा, अब उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले सवाल में जब मैं वो पॉइंट चूज़ कर रहा हूँगा तो मैं जाहिर सी बात है कि एक्स और वाई को फ्रैक्शन नहीं उठा सकता। ठीक है, एक्स और वाई कांट बी फ्रैक्शंस। अच्छा, अब इसमें मुद्दा ये आता है कि अगर कहीं आगे चलकर वो फ्रैक्शन आ गया, मान लो कि फर्ज करो कि वो आ गया, फिर तो उससे तुम ये समझ जाना कि LPP से फिर तुम्हारा वो जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है क्या? अगर लेट से कहीं एक्स और वाई तुम्हारे पास, मान लेते हैं जैसे इस सवाल के लिए नंबर ऑफ बाइसिकल्स और नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स की जहाँ तक बातचीत थी, तो उस सवाल में अगर तुम्हारे पास लेट से मेरे पास वो नंबर जो आ रहा है, ये कैसा, अगर कोई एक नंबर फ्रैक्शन आ जाता है तो उसमें फिर वो सवाल कैसा है, LPP से सॉल्व नहीं हुआ है। LPP से मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि फिर मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके उसमें वो चीज़ ले आऊँगा जब जहाँ पर कैसा वो इंटीजर्स आ रहे होंगे, लेकिन ये फिर थोड़ा सा बात का काम है। जैसे कि उसके लिए मुझे थोड़ा सा तुम्हारे साथ डिस्कशन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम करते कैसे हैं, तो वो भी एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी एक बार सुन लो। ठीक है क्या? अगर किसी को ना समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर मेरे पास कोई एक फिजिबल रीजन है, लेट से इसी फिजिबल रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास एक फिजिबल रीजन है, तो इसमें तुम मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हो, जैसे ये मेरे पास एक प्रॉफिट वाली लाइन है, मान लेते हैं इस प्रॉफिट वाली लाइन को, मतलब एक सर्टेन एक्स और वाई के लिए मैंने एक प्रॉफिट वाली लाइन खींच रखी है। किस प्रकार से, जैसे एक्स और वाई की कुछ अगर रैंडम वैल्यूज़ अगर मैं पिक करता हूँ तो मेरे पास कैसा एक प्रॉफिट वाली लाइन आ जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रॉफिट वाली लाइन अब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, जैसे अगर एक्स की है ना, मैं फिजिबल रीजन में एक वैल्यू उठाता हूँ और वाई की मैं एक फिजिबल रीजन में वैल्यू उठाता हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक प्रॉफिट की एक ना एक वैल्यू आएगी। ठीक है, इसे एक्चुअल में वो तुम्हारा आइसो प्रॉफिट लाइन और आइसो कॉस्ट लाइन, इसका वो कॉर्नर पॉइंट मेथड के अलावा एक और एक मेथड रहता है ना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट को, उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें लाइंस बनाकर एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है क्या? तो उन लाइंस की मदद से एक्चुअल में ये चीज़ निकाली जा सकती है कि नियरेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है जिसके लिए मेरा प्रॉफिट कैसा मैक्सिमम या फिर मिनिमम रहेगा। प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो मैं मैक्सिमम रहेगा ऐसा, तो वहाँ तक तुम्हारी मदद कर पाएगा
LPP के जो तुमने जितने अभी तक कंसेप्ट पढ़े उससे तुम्हें यहाँ तक मदद मिल जाएगी रीजन वगैरह बनाने में। हाँ, उसके बाद अगर तुमको चाहिए कि मेरे को फ्रैक्शन नहीं होना, मेरे को इंटीजर होना, तो उसके बाद वो एडजस्टमेंट्स करना तुम्हारा काम है फिर, ठीक है। लेकिन वो एडजस्टमेंट्स की जा सकती है, तो वो चीज़ को लेकिन इनइक्वालिटी में मत घुसेड़ देना कि उसको मैं कैसा इनइक्वालिटी में घुसेड़ूंगा। फिजिबल रीजन बनाने तक तुम्हें काम अपना किसी भी और मतलब कोई और इस तरह का रेस्ट्रिक्शन वगैरह मत डालना। जैसे वो श्रेयन बातचीत कर रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह वो सारी चीज़ें पुटअप करेंगे। मेरे पास एक फिजिबल रीजन आ जाने दो, एंड देन उसके बाद मुझे किस तरह का आंसर चाहिए वो मैं खुद अपने मैथमेटिकल स्किल से कैसा वो मैं जनरेट कर लूँगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो मुझे इंटीजर चाहिए, मुझे फ्रैक्शन चाहिए, वो सारी चीज़ें एडजस्ट की जा सकती है अगर जिस इंसान के कंसेप्ट कैसा ठीक है। तो मैं उसमें सिंपली ये करूँगा कि मैं इस लाइन को आगे पीछे जब कर रहा हूँ, यहाँ इस लाइन को जब मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ये जैसे अच्छा पूरा ही मूव करने लगा है, जैसे इस लाइन को कैसा अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ पैरेलली, तो उसमें मैं उस पॉइंट पर रुकूंगा जो कि नियरेस्ट इंटीजर रहेगा, जिसमें मुझे नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज़ मिल रही होंगी एक्स और वाई की, ठीक है। अच्छा, खैर, तो उस चीज़ को बेशक अचीव किया जा सकता है, बट उसमें कैसा तुम अपने जो कंस्ट्रेंट्स जब तुम लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो उसको गंदा मत करना, ठीक है क्या। उसको अगर तुम गंदा करोगे तो फिर वो कैसा भारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें। खैर, तो ध्यान दो, इसमें कंस्ट्रेंट्स को किस प्रकार से तुम प्लॉट करोगे, ये इसको किस प्रकार से तुम प्लॉट करोगे, इसको किस प्रकार से तुम प्लॉट करोगे, उसको फटाफट सीख लो, ठीक है। उसको जैसे तुम सीख लोगे वो फिर इस तरह के सवालों में कुछ बचता नहीं है फिर, ठीक है। तो प्लॉट करने वाला जो काम है उसको सीख कर आज हम लोग अपनी क्लास रोकेंगे यहाँ पर, ठीक है क्या। एंड देन जब तुम ये रीजन्स वगैरह प्लॉट करना सीख जाओगे, देन उसके बाद आंसर सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है, कौन सी ऐसी एक्स और वाई वैल्यू रहेंगी जिसके लिए मेरा प्रॉफिट कैसा मैक्सिमम होगा, उस चीज़ को निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा। उसमें दो तरीके हैं बेसिकली, लेकिन एक तरीका ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली कैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग दोनों तरीके वैसे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो वो तरीका है वो इतना आसान है, मतलब कुछ भी नहीं करना होता उसमें, सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करके देखनी होती है कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम आ रहा है करके, बस कुछ नहीं करना उसमें, प्रोसीजरल काम अगेन। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, जितना सीखा, उसमें दो तीन बातें अपने को क्लियर है। एक एक करके पॉइंट्स में मैं थोड़ा सा तुम्हें समराइज़ कर दूं। सबसे पहली बात, किसी भी सवाल को पढ़ने के बाद उसमें तुम्हें डेटा कैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, ये इस तरह से जैसे पहले स्टेप में मैंने किया, येलो पेन से दिख रहा है, मैक्सिमम 120 आवर्स, मैक्सिमम 180 आवर्स। फिर ट्राइसिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन ए और बी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, मशीन ए और बी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है बाइसिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इस तरह से डेटा कलेक्शन वाला काम तुम्हें करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना है प्रति बाइसिकल, प्रति ट्राइसिकल, डेटा कलेक्शन वाला काम कर लेने के बाद सवाल में क्या चीज़ पूछी जा रही है एग्जैक्ट, किस चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डेटा कोई भी कलेक्ट कर लेगा और डेटा कलेक्शन के तुम्हें एक नंबर नहीं मिलने वाले, ये भी ध्यान में रखो। डेटा कलेक्शन तुम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हो, सो दैट जब तुम्हारे वेरिएबल सेट हो गए तब उसके बाद फिर तुम किस प्रकार से इनइक्वालिटीज़ को फॉर्मुलेट करोगे, किस तरह से बेसिकली कंस्ट्रेंट्स को फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, वो फिर वो तो कोई भी कर लेगा, उसके कोई नंबर नहीं मिलने। जिस चीज़ के लिए तुम्हें नंबर मिलेंगे वो ये, क्या जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको तुम क्या लिख पाए या नहीं लिख पाए, प्रॉफिट को क्या तुम लिख पाए या नहीं लिख पाए। और जाहिर सी बात है, अगर प्रति बाइसिकल और प्रति ट्राइसिकल मुझे अगर प्रॉफिट दे रखा है, क्या मैं टोटल प्रॉफिट को लिख पाया या नहीं लिख पाया, तो लिख पाया मतलब क्या मैंने सही वेरिएबल्स अज्यूम करे या नहीं करे। तो उसमें अनलेस एंड अनटिल तुम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड को x और नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड को y नहीं लोगे, तुम उसमें जो टोटल प्रॉफिट है उसको लिख नहीं पाओगे। तो मेन मुद्दा यही रहता है कि तुमने किस चीज़ को x और y अज्यूम किया, ठीक है। x को भी अज्यूम करना पड़ेगा, y को भी अज्यूम करना पड़ेगा। तुम कोई भी LPP का सवाल अपने 12वीं की बुक का कहीं का भी उठा लो, कुछ भी, तो उसमें तुम्हें दो वेरिएबल प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक। कंस्ट्रेंट्स हो सकता है उसमें n नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स रहे, हो सकता है 4, 5, 6, 8 जितने भी कंस्ट्रेंट्स हो, लेकिन सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स में दो वेरिएबल इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो इस तरह के नॉन नेगेटिविटी वाले कंस्ट्रेंट्स ना हो। जैसे अगर मैं
अज्यूम करता हूँ कि भाई एक्स टीवी बेच रहा हूँ और वाई टीवी बेच रहा हूँ, तो ये तो नॉन नेगेटिविटी वाले कंस्ट्रेंट्स है ना, ठीक है क्या। लेकिन ये भी देखो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दो ही वेरिएबल्स का प्रयोग हो रहा है ना, कहीं जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऐसी वाली चीज़ नहीं आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये तुमको ऐसा तुम समझ लो कि गेम में उतरने से पहले ही जैसे तुमको पता है कि ये इंसान तो सिर्फ इन स्विंग डालता है, ठीक है क्या, आउट स्विंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है। अब इन स्विंग आउट स्विंग कोई ऐसा तो पप्पू नहीं जिसको इन स्विंग आउट स्विंग ही नहीं समझती है, मतलब जैसे मैं अगर ये बात बोलूँ तुम्हें, अरे यार कौन टुनटुना रहा है भाई अभी, खैर अभी तो बीच में तो यार कहाँ, तो जैसे कितना बड़ा एडवांटेज हो जाए तुमको अगर पहले से पता हो कि सामने वाला विरोधी तुम्हारी ये एक्टिविटी तो करता ही है। जैसे मान लेते बॉक्सिंग रिंग में तुम उतरे और तुमको पता है कि राइट हुक मारने के पहले, राइट पंच इस्तेमाल करने के पहले एक इंसान कैसा अपनी बाईं आंख फड़फड़ाता है ऐसा, तो वो जब बाईं आंख फड़फड़ाएगा तुम समझ जाओ कि भाई वो राइट हुक मारने वाला है, तो ये इंसान पहले से अपने डिफेंस की तैयारी पहले से करता है ना फिर अकॉर्डिंगली। तो वैसे ही तुम ये समझ जाओ एलपीपी में कितना बड़ा एडवांटेज है तुमको कि दो वेरिएबल में सवाल रहेगा, ये पक्का है। सवाल सॉल्व करने के पहले ही तुम एलपीपी सॉल्व करने के पहले ही तुमको एलपीपी नहीं सॉल्व करनी है, तुमको ये देखना है कि एक्स तुम किसको मान रहे हो, वाई तुम किसको मान रहे हो, गेम ओवर, बस ये बात से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी फिर बेसिक स्किल्स वाली काम है तुम्हारे पास, लाइन प्लॉट नहीं कर पा रहे तो डूब मरो कहीं जाके, ठीक है क्या, वो रीजन इनइक्वालिटी का कैसे प्लॉट करना है, फिजिबल रीजन, ये सब अगर नहीं हो रहा है तो डूब मरो कहीं जाके। ये तो मतलब यार मैं क्या बोलूँ फिर, एक्स और वाई तुम किसको पिक करते हो, जहाँ ये डिसाइड हो गया बस फिर तो गेम ओवर है। फिर उसके बाद फिर प्रोसीजरल काम, प्रोसीजरल काम को बिगाड़ने के लिए बहुत खास तरह का टैलेंट चाहिए। जैसे अभी मैं सीढ़ी से नीचे उतर कर जा रहा हूँ, सेफली पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, इसमें खास तरह का टैलेंट रिक्वायर्ड है ना, कि वो दूसरे सीढ़ी पर जाते बराबर ही वो कैसा इस तरह से उतरा मैं कि पाँव ऐसा फिसला कि सीधा धड़ 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 धड़, तो वो सब के लिए अलग ही टाइप का टैलेंट है। लेकिन सीढ़ी अगर बनी हुई तो नीचे आराम से एक इंसान पहुंचेगा यार, है ना। तो वो सीढ़ी बनाने वाला जो स्टेप है, बेसिकली वेरिएबल्स चूज करने वाला जो स्टेप है, उसमें अगर तुमने गड़बड़ी नहीं की है, और बहुत बार तो सवालों में ही वो तुमको डायरेक्टली लिख के दे देता है कि भाई फॉर हाउ मैनी व्हाट डू यू थिंक, मतलब फॉर हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ बाइसिकल, है ना, मैन्युफैक्चर्ड, है ना, एंड फॉर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ट्राइसिकल, है ना, फॉर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बाइसिकल एंड ट्राइसिकल मैन्युफैक्चर्ड बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, उसमें द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, ऐसा वो तुमको डायरेक्टली पूछ लेगा। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बाइसिकल और ट्राइसिकल अगर वो पूछ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है उसको ही तुम एक्स और वाई मानोगे ना, जो चीज़ पूछ रही है सवाल में, जो चीज़ पूछ रहा है वो सवाल में। तो कई बार तो ऐसा सवाल में लिख के आ जाता है कि एक्स और वाई हमको किसको एज्यूम करना है, ठीक। ये चीज़ मेरे ख्याल में अब मैं 10 बार दोहरा चुका हूँ, बार बार लगातार, कि सारा का सारा दारोमदार तुम्हारे सवाल बनाने या नहीं बनाने किस पर टिका हुआ है, तुम बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, किस पर टिका हुआ है ये बात कि तुमने क्या सही एक्स और वाई चुना या नहीं चुना, ठीक है। अच्छा, तो अब बेसिकली इसी तरह के सवाल एक्चुअल में तुम्हारे सामने आने वाले हैं। हम क्विकली ये देख लेते हैं कि रीजन्स किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं। जैसे इन इनइक्वालिटीज़ को अगर मुझे ग्राफिकली अगर सॉल्व करना है, रीजन किस चीज़ का रीजन हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं भाई, एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, तो उसके ज़रिए जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो इससे एक रीजन बनेगा। इनइक्वालिटीज़ हमेशा एक रीजन डिनोट करती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब कोई भी एक तुम्हारे पास इनइक्वालिटी है तो वो इस बात का तुम ध्यान रखो कि जैसे अगर तुम एक लाइन बनाते हो तो उससे हमेशा क्या होता है, जो तुम्हारा प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इनइक्वालिटी का एक हिस्सा रहता है, जैसे मैं एक लाइन बना के दिखाऊँ तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे अगर एक लाइन है तुम्हारे पास ऐसी कुछ, जैसे ऐसी कुछ एक लाइन है, तो इसमें देखो 3 रीजन्स हैं। एक तो लाइन खुद येलो वाली, एक उसके लेफ्ट साइड का रीजन ये वाला, एक उसके राइट साइड का रीजन ये वाला, ठीक है। 3 रीजन्स है तुम्हारे पास, ये हो गया रीजन 3, है ना। मतलब रीजन 3 में अगर एक पॉइंट एक खुद लाइन पर ही है, ठीक है, तो एक पॉइंट या तो रीजन 1 में हो सकता है, रीजन 2 में हो सकता है, रीजन 3 में हो सकता है, कोई चौथा केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस रीजन को तुम इनइक्वालिटी से और इस रीजन को तुम इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जो रीजन नंबर 3 है दैट इज बेसिकली द लाइन इटसेल्फ, वो तुम्हारा मतलब खुद लाइन की इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा ना यार, ठीक है। अच्छा, तो रीजन्स को किस तरह से प्लॉट करना है ये अब हम सीखेंगे, ठीक है क्या, और उसके बाद फिर क्लास ओवर करेंगे। उस चीज़ में सीखने में ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, दैट आई गारंटी। इसके बीच में किसी को और कुछ बोलना है क्या,
कुछ और कोई चीज़ तुम्हारे जो दिमाग में आ रही हो। अभी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि हमें बेसिकली सवाल आधा सॉल्व करना आता है। बेसिकली हमने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लिया है। कैसा? ये जो रीजन्स हैं, जब तुम इसको प्लॉट करना सीख जाओगे तो जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो दुर्लभ अनोखी एक्स और वाई की वैल्यूज़ जिसके लिए मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वो मैं एक रीजन में से पिक करूँगा। किस तरह से पिक करूँगा, उसकी दो मेथड्स हैं मेरे पास, ठीक है। उसको पिक करने की दो मेथड्स हैं, लेकिन वो एक फिजिबल रीजन आ जाना, वहाँ तक के जो काम होगा, है ना, उसके पहले तक का काम मेरा हो चुका है ऑलरेडी। कैसे? कि भाई कौन कौन से रीजन्स होंगे उसको मैं मैथमेटिकली तो एक्सप्रेस कर चुका हूँ। अब इसका रीजन बनाऊंगा, इसका रीजन बनाऊंगा, ये दोनों का रीजन्स बनाऊंगा। जब मैंने 1 2 3 4 सारे कंस्ट्रेंट्स का जब रीजन्स मैं प्लॉट कर लूँगा, तो जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन रीजन इन द सेंस कि भाई जो हर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, सॉल्यूशन मेरा वहीं कहीं पर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई मैं ऐसा पॉइंट उठा लेता हूँ जो कि 1 2 और 3 को सेटिस्फाई कर रहा है पर 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या वो पॉइंट कभी मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो पहले मैं एक फिजिबल रीजन डिसाइड करूंगा जो कि मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब रीजन्स को प्लॉट करने के लिए ये इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रीजन्स ये निकालने के पहले तुम्हें रीजन बनाना आना चाहिए। और रीजन क्या है? एक सर्टेन एरिया, ठीक है। ग्राफ पेपर पर एक सर्टेन एरिया प्लॉट करना तुमको आना चाहिए बेस्ड ऑन ये लाइंस की इनइक्वालिटीज़। तो वो काम करना और सीखना 5 से 10 मिनट का काम है, तुरंत तुरंत होता है, ठीक है। तो उसको अब हम शुरू कर लेते हैं।